आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक दुल्हन के थार चलाकर ससुराल पहुंचने की भी है। देखिए। उत्तराखंड में नीति घाटी की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई, जिससे एक दिव्य दृश्य का दीदार हो रहा है। लेकिन साथ में ठंड भी बेतहाशा बढ़ गई है। भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी में नदी, नाले, झरने सब कुछ जमकर बर्फ में बदले नजर आ रहे हैं। नीति मलारी घाटी का नजारा किसी बर्फीली रेगिस्तान सा हो गया है। चमोली जिले में ठंड का आलम यह है कि -20 डिग्री तापमान के चलते टिम्मर सेण महादेव, जो छोटा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सब कुछ जम गया है, जिससे एक अलग ही छटा दिख रही है। उत्तर भारत में बढ़ते ठंड के बीच अब भगवान को भी उससे बचाने की पूरी तैयारी की गई है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति को ठंड से बचाने के लिए गर्म कंबल और रजाई से सुरक्षित किया गया है। पुजारियों का कहना है कि सनातन परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की देखभाल उसी तरह की जाती है जैसे इंसान मौसम के बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते हैं। गर्मी बनाए रखने के लिए गर्भगृह में ब्लोअर की व्यवस्था भी की गई है। कड़ाके की ठंड के साथ ही मंदिर में सर्दियों की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसमें सुबह स्नान के लिए गर्म पानी का उपयोग से लेकर भोग में भी इसका ध्यान रखा जाता है। पंजाब के लुधियाना में विदाई के दौरान अचानक ऐसा वाकया हुआ जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ विदाई होने पर दुल्हन खुद थार चलाकर ससुराल पहुंची। दुल्हन भवानी तलवार वर्मा विदाई के समय सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। ये देखकर वहाँ हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद वो गाड़ी चलाते हुए ससुराल पहुंची। दूल्हा चिराग वर्मा भी अपनी पत्नी को ड्राइवर की सीट पर जा बैठने से हैरत में पड़ गए, लेकिन बिना नानुकुर किए वो गाड़ी में बैठे रहे। चिराग के मुताबिक उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन राम नाम जपते हुए वो घर पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक भालू का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो वायरल हो रहा है। इसमें भालू एक घर में लगे लोहे के जाल को तोड़ता दिखाई पड़ रहा है और फिर घर की खिड़की को तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। डलहौजी के साथ लगते गांव के इस घर में घुसकर भालू सामानों को खंगालता नजर आता है और फिर खाने का कोई सामान निकालता है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर खाने की तलाश में अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। ये भालू भी खाने की तलाश करता हुआ ही यहाँ पहुँचा होगा। राजस्थान के अलग अलग शहरों में तेंदुए रिहायशी इलाकों में उधम मचाते नजर आ रहे हैं। जयपुर में एक तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में ऐसा ही करते हुए कैद हुआ। फुटेज में दिख रहा है कि जब हर तरफ एकदम शांति छाई हुई थी तो शहर की अनीता कॉलोनी में ये तेंदुआ कभी दीवारों पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा रहा था तो कभी किसी के घर के मेन गेट पर चहलकदमी कर रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति बाहर निकलकर जायजा लेने की कोशिश करता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन तब तक तेंदुआ आंखों से ओझल हो चुका था। इसी तरह टोंक जिले के कई गाँव में पहाड़ों और दूसरे स्थानों पर नजर आ चुका एक तेंदुआ अब टोडा रायसिंह कस्बे में दिखा है। कस्बे से सटे पहाड़ पर बनी प्राचीन जैन नसिया में उसका मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और अब बात करते हैं कि क्या चैट जीपीटी की तरह बोलने लगे हैं इंसान। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है और इससे बचा नहीं जा सकता। अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स के आने से एक दूसरे के साथ बात करने के तरीके में बड़ा चेंज आया है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च का दावा है कि अब इंसान एआई की भाषा शैली को अपनाने लगे हैं। पहले जब एसएमएस का दौर आया था तो लोगों की बोलचाल और लिखने का अंदाज बदल गया था। छोटे छोटे मैसेज भेजने की आदत ने हमारी भाषा को शॉर्ट या संक्षिप्त बना दिया। अब कुछ वैसा ही बदलाव फिर से हो रहा है, लेकिन इस बार वजह है एआई चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी। अब ये देखने में आ रहा है कि इंसानी भाषा बदल रही है और ये बदलाव पॉप कल्चर, राजनीति या जनरेशनल स्लैंग से नहीं आ रहा है, बल्कि ये बदलाव एआई से आ रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया है कि अब इंसान एआई की भाषा शैली को अपनाने लगे हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की एक नई स्टडी में पाया गया है कि लोग तेजी से एआई भाषा के पैटर्न अपना रहे हैं और ये बिना एहसास हुए चैट जीपीटी जैसे टूल्स की वोकेबुलरी और टोन के धीरे धीरे आदी होते जा रहे हैं।
स्टडी से पता चलता है कि इंसानों के बीच रोजाना की भाषा चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की तरह बदल रही है। यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा से ज्यादा अजीब या फॉर्मल शब्दों जैसे अंडरस्कोर, मेटिकुलस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मॉडरेटर एआई जनरेटेड पोस्ट और इंसानों की पोस्ट के बीच फर्क करने में संघर्ष कर रहे हैं। इन शब्दों को रिसर्चर्स जीपीटी शब्द कह रहे हैं, जिनका इंसान अब अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बदलाव पॉलिटिकल भाषणों और कॉर्पोरेट कंपनियों के नोटिस में भी दिख रहा है, जहां इंसान एआई की नकल करते हैं और एआई इंसानों से सीखता है, जिससे दोनों की आवाज और भाषा तकरीबन एक जैसी लगने लगती है। ये बदलाव यूट्यूब, रेडिट, कॉर्पोरेट मैसेजिंग और यहाँ तक कि संसद में भी हो रहा है, जिससे एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या इंसान एआई भाषा को आकार दे रहे हैं या एआई पहले से ही हमारी भाषा को आकार दे रहा है। कहीं जाना हो, रास्ता पूछना हो, किसी का पता पूछना हो तो लोग गूगल बाबा पर भरोसा करते हैं, और किसी ऐसे सवाल का जवाब या कोई ऐसी ड्राफ्टिंग करनी हो जिसमें पिटीशन भी ड्राफ्ट होती हैं तो लोग चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी से ज़िंदगी आसान तो होती है, लेकिन कई बार मुश्किलों में भी डाल देती है, और ऐसी मुश्किल वकीलों के अदालत के सामने भी अब दो चार होने लगी हैं, चीज़ें सामने आने लगी हैं। यानी जो चीज़ें सीढ़ियां ऊपर तो ले जाती हैं, लेकिन वही सीढ़ियां आपको नीचे लाकर भी पटकती हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान अब सिर्फ एआई को नहीं सिखा रहे, बल्कि एआई की भाषा को खुद भी सीख रहे हैं और अपनाने लगे हैं। इस प्रक्रिया को वे क्लोज्ड कल्चरल फीडबैक लूप कह रहे हैं, यानी मशीनें इंसानों से सीखती हैं और फिर इंसानों की भाषा को प्रभावित करती हैं। शोधकर्ता मोर नामान का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि इसकी वजह से हम भाषाई विविधता, इंसानी भावनाएं, स्वाभाविकता और निजता भी खो रहे हैं। अब हम अपने विचारों को खुद अभिव्यक्त करने की बजाय वही बोलते हैं जो एआई हमें सिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी न्यायपालिका में एआई का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि एआई केस प्रबंधन के प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए एक लाभकारी उपकरण हो सकता है, लेकिन एआई पर अत्यधिक निर्भरता से जोखिम बढ़ सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि भारत और अमेरिका में कुछ युवा वकील एआई टूल्स से कोर्ट के फर्जी फैसले खोजकर अदालत में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई से फर्जी जानकारी और गलत फैसले भी बन सकते हैं, इससे सावधान रहना जरूरी है। सीनियर वकीलों की जिम्मेदारी है कि वे युवा वकीलों को समझाएं कि एआई का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हम बात कर रहे हैं अदालतों में चैट जीपीटी से ड्राफ्टिंग, ऑर्डर, तमाम चीज़ों को लेकर जो एक घालमेल हो रहा है, यानी अपनी इंटेलिजेंस, यानी अपनी एआई, यानी अपना इंटेलिजेंस, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के बीच से कितनी बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है न्यायपालिका के गलियारे। इस बारे में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हमारे साथ फुजैल खान साहब हैं। खान साहब, जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। बड़े लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी गलतियां भी बड़ी होती हैं, तो कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियां आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर एक मैटर आया है जिसमें पता चला कि ऐसे ऑर्डर को साइट किया गया जो कभी दिया ही नहीं गया। देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे असिस्टेंस के लिए होती है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं कम्प्लीटली। तो चैट जीपीटी जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक अनअप्रूव्ड एप्लीकेशन है, जिसका कुछ वकील हेल्प लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। लेकिन अगर आप उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे कि वो आपका पूरा काम करे, तो ये चीज़ गलत है। और अभी हमने कल ही देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में ये पाया कि जो उसमें जवाब दाखिल हुआ है वो उसमें कुछ ऐसी नज़ीरें दी गई हैं जो कि कभी थी ही नहीं। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया था कि ऑर्डर जारी करते समय चैट जीपीटी जैसे क्लाउड बेस्ड एआई का इस्तेमाल न करें, उसमें गलतियां हो सकती हैं। यह आदेश अदालतों के स्टाफ के लिए जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एआई का यूज करना है तो इसके लिए ट्रेनिंग ले। ये पहली बार है जब एआई को लेकर किसी हाईकोर्ट ने देश में ऐसा निर्देश जारी किया है। कुछ अर्से पहले तो ये भी आया था, अमेरिका से ये विवाद भी आया था और ये विचार भी कि रोबोट से ही वकालत करा ली जाए।
देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट न्याय क्षेत्र में कितना सक्सेसफुल होगा, कितना जो है इस पे निर्भर हो सकते हैं, ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत सोचने की बात है। देखिए, मेडिकल साइंस में तो रोबोटिक सर्जरी होती हैं, लेकिन न्याय के क्षेत्र में ये कितना पॉसिबल है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अभी जो हाल फिलहाल में हमने देखा, अभी तो नहीं लगता है कि कुछ सालों तक जो है हम कम्प्लीटली AI जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स पे निर्भर कर सकते हैं। इससे पहले के रिसर्च सिर्फ लिखी हुई भाषा पर AI के असर की बात करते थे, लेकिन ये नई स्टडी बताती है कि अब इंसान की बोली भी बदल रही है। रिसर्चर लेविन ब्रिंकमैन का कहना है कि पहले हम एक दूसरे की नकल करते थे, अब हम मशीनों की नकल कर रहे हैं, जो खतरनाक है। जाहिर है, टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। इसका प्रभाव कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोणार्क सूर्य मंदिर में 122 साल बाद मिला गर्भगृह का रास्ता। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर राज्यों से जनगणना करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। RGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 15 जनवरी 2026 तक कर्मचारियों की नियुक्ति का काम पूरा कर लें। सर्कुलर में कहा गया है कि जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने का काम गणनाकार और सुपरवाइजर करेंगे। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना है। जम्मू के सुरनकोट सेक्टर में भारतीय सेना की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए प्रादेशिक सेना भर्ती अभियान चलाया गया। इसका आयोजन भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने किया। जम्मू संभाग के 31 तहसीलों से बड़ी तादाद में युवा इस अभियान में शामिल होने पहुंचे। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत युवाओं ने सोल्जर, जनरल ड्यूटी, क्लर्क और ट्रेड्समैन पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ फिटनेस टेस्ट भी दिया। पश्चिम बंगाल में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है। बर्दवान शहर के टाउन हॉल में आयोजित इस मेले में कोलकाता, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित देश के अलग अलग हिस्सों से कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियां, रिसोर्ट, प्रीमियम होटल और कई पर्यटन से जुड़े संगठनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ ये मेला 4 दिनों तक चलेगा। इसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ बंगाल द्वारा किया गया है। ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद ये रास्ता मिला। 13वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर के गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से रेत और पत्थरों से भरकर सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक पूरे 122 सालों तक ये बंद रहा। अब ASI ने सोमवार को गर्भगृह में भरी रेत को हटाने की प्रक्रिया पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू की है। मौसम विभाग ने आज से 12 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने का अलर्ट है। वहीं सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 11-12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। और अब बात जम्मू कश्मीर के रंग मेला और दार्जिलिंग के मेलो टी फेस्ट की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा में सदियों पुराना मेला रंग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मेलो टी फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अभी से ही वहां के वातावरण में उत्सव का रंग महकने लगा है। दार्जिलिंग में फेस्ट से पहले गिटार वादकों का अनोखा संगम देखने को मिला। बांसुरी की मधुर धुन, ढोल की थाप, और पारंपरिक नृत्य। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं, जहां भलेसा में सदियों पुराने मेले का भव्य आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की अद्भुत छटा देखने को मिली।
भालीसा का ये मेला अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल के लिए जाना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान हो, पारंपरिक गीत या फिर लोक नृत्य, इसमें दोनों समुदायों के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। एक एकता का मेला है और इन लोगों ने इस चीज का सबूत दिया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम दायम है। इसमें सब लोगों को इस चीज का सबक लेना चाहिए इस मेले से। ये हमारे बलेसा में खाली 2 ही जगह पे मनाया जाता है, एक डोसा बलेसा में है और एक चिली बलेसा में है। हम चाहते हैं कि इस कल्चर मेले को हम आगे तक लेके जाएं। इनका तो मैसेज आता है, यहाँ का भाईचारा जो है वो मशहूर है, हिंदू मुस्लिम मिल के इस मेले को मनाते हैं। आयोजकों की अपील है कि इस मेले को प्राचीन मेले का आधिकारिक दर्जा दिया जाए ताकि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी सहयोग मिलने से मेले की भव्यता को और मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने इस धरोहर से जुड़ी रहेंगी। जैसा कि 2 अलग जगहों पे लगता है, डोसा और चिली में, तो आपके माध्यम से मेरा यही अपील है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो जितना हो सके बढ़ चढ़ के इस मेले में हिस्सा लें और इस मेले की रौनक बढ़ाएं। ये एक ट्रेडिशनल मेला है और ये हमारे जो कुल देवता जी हैं उनके याद में मनाया जाता है ये मेला। रौनक, रंग और आस्था से सराबोर ये मेला कश्मीर से जम्मू तक फैली साझा संस्कृति और भाईचारे का जीवंत उदाहरण है। इस मेले में संस्कृति और पारंपरिक नृत्य का संगम देखने को मिलता है, जिसमें लोक कलाकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सात 700 से ज्यादा गिटारिस्ट, दार्जिलिंग का चौरस्ता इलाका और मेलोडी फेस्ट का आगाज से पहले का समारोह, पूरा माहौल संगीत के सुरों से सराबोर। गोरखाओं की वीरता, संस्कृति और पहचान को दर्शाने वाला लोकप्रिय गीत वीर वीर गोरखाली गाने की धुन पर सभी आनंद के समंदर में गोते लगा रहे थे। और कोशिश विश्व रिकॉर्ड बनाने की थी, इसलिए गिटार वादकों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। मेलोडी उत्सव में क्या बड़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सभी संगीत प्रेम में लीन थे। मानो कुदरत के शहर दार्जिलिंग में संगीत का नया अध्याय लिखा जा रहा था। वो फीलिंग बहुत बढ़िया था। लाइक मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, आज घर इधर है, सिलीगुड़ी में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन कल रात ही मैं इधर आया जस्ट फॉर इसी के लिए 5 मिनट बजाने के लिए फॉर द मंत्र बैंड और वीर वीर गोरखाली। और इसका ये सॉन्ग सुनते ही हमारे पास हमारे अंदर एक गूज़बम्स आ जाता है। दरअसल मेलोडी फेस्ट का आयोजन 11 से 14 दिसंबर तक होना है, लेकिन उससे पहले इस फेस्ट के शुरुआत के तौर पर कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इसी वजह से गिटार वादन के लिए गिटारिस्टों को बुलाया गया था और इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संगीत प्रेमी दार्जिलिंग पहुंचे थे। ये फेस्ट दार्जिलिंग की चाय, संगीत, संस्कृति और उद्यमिता का जश्न मनाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सके। दार्जिलिंग में पिछले 2 साल से मेलोडी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं और यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 436 अंक लुढ़ककर 84,666 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 121 अंक फिसला, ये गिरकर 25,840 पर आ गया।
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को सोना 1000 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,31,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 4,500 रुपए नीचे आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,80,500 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 17 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 88 पैसे हो गई। अगर आप कम कीमत में टाटा की कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स ने इस महीने अपनी सभी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर आकर्षक ऑफर और छूट का ऐलान किया है। ईयर एंड के मौके पर कंपनी अपनी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सरकारी दफ्तर में लगी एक अनोखी नेम प्लेट की। महाराष्ट्र के एक सरकारी अधिकारी की ये नेम प्लेट सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही। दरअसल नागपुर में डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में लगी एक अनोखी नेम प्लेट लोगों का ध्यान खींच रही है। ये नेम प्लेट ऑफिस में तैनात एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू राजेश खवले के दफ्तर में लगी हुई है। इस नेम प्लेट पर ऊपर की लाइन में लाल रंग के मोटे अक्षरों में मराठी भाषा में लिखा हुआ है कि मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट हूं। इसके बाद नीचे की लाइन में अधिकारी राजेश खवले का नाम और पद लिखा है। बताया जा रहा है कि नेम प्लेट पर ऐसा लिखकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि लोग अपना काम करवाने के लिए अधिकारियों को घूस देने की कोशिश ना करें। दरअसल कई लोग अपना काम तुरंत करवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कई प्रेशर डालने का काम करते हैं। ऐसे में राजेश खवले नाम के अधिकारी का खुलकर ये कहना है कि वे अपने वेतन से खुश हैं। ये संदेश देता है कि वे अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और निष्पक्ष रूप से जन सेवा करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कई अधिकारी राजेश खवले के इस रवैये की तारीफ कर रहे हैं और इसे उन लोगों के लिए चेतावनी बता रहे हैं जो घूस देकर अपना काम करवाते हैं। राजेश खवले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर ऑफिस में बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जाहिर है राजेश खवले ने अपनी नेम प्लेट से इस बात पर जोर दिया है कि पब्लिक सर्विस में निजी फायदा, रिश्वत और बाहरी प्रभाव आड़े नहीं आना चाहिए। एक सरकारी अधिकारी की इस अनोखी मिसाल को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक सरकारी अधिकारी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल वो इसलिए कि महाराष्ट्र के नागपुर में महसूल विभाग में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू पोस्ट पर कार्यरत एवं मुख्यमंत्री सचिवालय पर ओएसडी के पद पर कार्यरत राजेश खवले ये अधिकारी है। इन अधिकारी ने अपने ऑफिस में अपने केबिन के अंदर एक जो प्लेट है वो लगाई है, एक बोर्ड जो है वो लगाया है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है, मराठी में लिखा हुआ है, हम हिंदी में भी उसका अनुवाद बताएंगे। उसमें लिखा है मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे। इसका मतलब ये होता है कि मैं मेरी जो तनख्वाह है उससे खुश हूँ। देखिए लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कई मामले जो है वो कई बार सामने आते हैं। कई विभागों में भ्रष्टाचार होता है। एक लोगों में एक अच्छा और एक पॉजिटिव संदेश जाए, इस उद्देश्य से राजेश खवले जो अपर आयुक्त है महसूल विभाग के और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी है मुख्यमंत्री सचिवालय के नागपुर का जो कार्यालय है उसके, ये बहुत ही अनुकरणीय है और लोगों ने भी उसका अनुकरण करना चाहिए। अगर राजस्व विभाग के अधिकारियों पर अक्सर आरोप लगते हैं पैसे कमाने के, पर जिस अधिकारी ने आते ही इस तरह का बोर्ड लगा के एक नई मिसाल कायम की और अपन यही चाहते हैं कि महसूल विभाग के अन्य अधिकारी भी इस तरह के बोर्ड लगाए ताकि जान सामान्य में एक अलग छवि जाए और एक शासन प्रशासन के प्रति अच्छा मैसेज भी जाए, यही चाहते हैं। और लोगों को भी एक आने में अच्छा लगा कि उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं। तो बाकी अधिकारी ऐसा करें तो शासन और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सरकारी जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के बदनाम हुए रहते कि ये लोग बगैर पैसे का काम नहीं करते। तो एक जो अधिकारी है जिन्होंने अपना राजेश खवले, जिन्होंने अपने ऑफिस में अपने नाम प्लेट के नीचे मैं मेरे सैलरी से समाधानी हूँ ये एक बोर्ड लिख के उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। और इससे क्या होगा कि लोगों के इसमें एक विश्वास जाएगा कि नहीं, अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं। जो तनख्वाह मिलती है उसमें उनका गुजारा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। ऐसे ही अगर होता गया तो फिर मेरे को नहीं लगता कि जो आम जनता को जो परेशानी होती है, लोग पैसे खा के काम नहीं करते सरकारी अधिकारी,
उनकी जो धारणा है वो मिटेगी। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव संदेश है, जहाँ एक हुआ यार आम आदमी के इसमें एक अच्छा मैसेज जाता है कि ये डर भी रहता है किसी को कि मैं अपने किसी को ये ना कर दूँ कि और एक अच्छा मैसेज दे रहे हो। और अब बात एक परिवार के ऐसे मिलन की जो कि अंग्रेजों के राज में बिछड़ गया था, लेकिन 115 साल बाद जाकर अब परिवार का मिलन हुआ है। इस परिवार के एक सदस्य को सजा के तौर पर अंग्रेजों ने गिरमिटिया बनाकर फीजी भेज दिया था। वहां मजदूरी करने को मजबूर उस व्यक्ति को वहां का होकर रह जाना पड़ा। वहीं उसकी पीढ़ियां बढ़ने लगी। उसी में से एक सदस्य को भारत में अपनी जड़ की याद सताने लगी, तो वो उसकी तलाश में जुट गया, जिससे फाइनली उसे कामयाबी मिली और यूपी में उसकी अपने परिवार से मुलाकात हुई। विदेश विदेश ही होता है और अपनी माटी जो दशकों बाद भी खींचकर अपने पास ले आती है। ऐसा ही कुछ हुआ रविंद्र दत्त के साथ, जो फिजी में रहते हुए अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन रहते थे। लेकिन हिंदुस्तान में इनका परिवार कौन था, वो कहाँ रहते थे, इस सब का कुछ पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, और यही हुआ भी। रविंद्र दत्त के गांव का पता भी चला और परिवार भी मिला, और फिर उनसे मिलकर इनका चेहरा खिल उठा। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान के कई गरीबों को गिरमिटिया बनाकर उन्हें उनकी मिट्टी और अपनों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। उन्हीं में से एक थे गरीब राम, जिन्हें 1910 में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने विरोध में होने के चलते दंड देने के लिहाज से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर फिजी भेज दिया था और फिर उन्हें वहां से वापस नहीं आने दिया, जिसके चलते मजबूरन उन्हें वहीं का होकर रहना पड़ा। रविंद्र अपनी पत्नी केशनी के साथ 2019 में चेन्नई आए थे, फिर 2023 में अयोध्या पहुंचे थे, जहां इन्होंने अपने परिवार से मिलाने की मन्नत मांगी थी। और इस बार जब ये भारत पहुंचे तो इनकी वो मन्नत पूरी भी हो गई और 115 साल बाद यूपी के बस्ती के कबरा गांव में इन्हें अपना परिवार मिल गया। हम जानते थे कि हमारे दादाजी भारत से गए हैं, जिस तरह से अब बाकी जो हिंदुस्तानी हमारे देश में रह रहे हैं वो सभी उनका पूर्वज भारत से ही गए थे। तो फिर मैं 2019 में मैं आया था, चेन्नई आया था अपना मेडिकल के लिए। तो जब यहाँ पर आया तो थोड़ा हमें से महसूस हुआ कि हमारे परिवार भारत में है, उनको खोजना चाहिए, पता लगाना चाहिए। फिर मैं 2023 में मैं अयोध्या तक आया तो और एक ऐसा लगा कि हमारा अपना देश है और हमें ढूंढना चाहिए। तो फिर हम गए और वहाँ पर हमारे एक चचेरे भाई हैं, उनके माध्यम से जो हमारे दादाजी के माइग्रेशन पास था वो हमारे वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, वो मिला। तो उसमें हमारे दादाजी के पिताजी का नाम, उनका गांव, सब कुछ उसमें डिटेल मिल गया। हम बड़े भक्त हैं राम के और हनुमान जी के, इसीलिए हम आए। हम पिछले समय भी जब आए थे तो हनुमानगढ़ी गए, वहाँ से फिर उस समय ये राम मंदिर का ओपनिंग नहीं हुआ। इवन अभी जब हम आए जो नए मंदिर में जब प्रवेश किए तो यही लालसा के साथ कि हम जो मकसद से आए हैं वो पूरा हो। ओपन आर्म से हम कहेंगे, हमें वो परिवार अपनाया, बहुत खुश हुआ। रविंद्र और इनकी पत्नी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश हैं, लेकिन परिवार को तलाश पाना इतना आसान भी नहीं था। काफी कोशिशों के बाद परदादा गरीब का इमिग्रेशन पास मिला, जिसमें उनके पिता रामदत्त का नाम समेत और भी जानकारी दर्ज थी। इसके बाद रविंद्र अपने परिवार को शिद्दत से तलाशने में जुट गए, जिसमें कड़ी बने कबरा गांव के प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रकाश चौधरी। बाबा द्वारा पता चल रहा है कि वो अंग्रेजों को मारे थे, इस वजह से उनको जेल हुआ था और जेल से ही उनको शायद अंग्रेज लेके गए थे कोलकाता बोर्ड के माध्यम से। यहाँ 6वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा। और भैया की भी वहाँ पे 6वीं पीढ़ी चल रही है और मैं यही कामना करता हूँ कि आना जाना बना रहे। आज की तारीख में कबरा गांव में गरीब के नाती और उनका परिवार रहते हैं। परिवार की 6ठी पीढ़ी से मिलने के बाद रविंद्र ने उन्हें फिजी आने का न्योता भी दिया और हर सुख दुख में अपने परिवार के पास आते रहने का वादा भी किया है। हमारे जो कबरा गांव के जो मुखिया हैं भैया रवि चौधरी जी, उनके माध्यम से उन्होंने कुछ वहाँ के कागजात निकाले और जहाँ पर मेरे दादाजी के पिताजी का नाम रामदत्त जो थे, वहाँ से उनको कुछ डिटेल्स मिला। तो फिर वहाँ से आगे हम पहुंचे गांव में और हमें जो परिवार मिला।
अपने परिवार से मिलकर रविंद्र और उनकी पत्नी अब फिजी लौट गए हैं, लेकिन इस बार वो अपनी जड़ों से जुड़कर लौटे हैं, खुशी को समेट कर लौटे हैं। बस्ती से संतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलें खेल चक्कर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो गया। ओडिशा के बाराबती स्टेडियम में आज दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद भारत की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। ये T20 सीरीज 2 महीने बाद शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले से पहले सुबह के समय भारतीय क्रिकेट टीम ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जिसमें खिलाड़ियों के साथ टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी शामिल थे। भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी देवीशा शेट्टी के साथ मंदिर पहुंचे। उनके साथ तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और कई खिलाड़ी रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में खिलाड़ियों ने पूजा अर्चना की। इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन से पहले BCCI ने प्लेयर ऑक्शन लिस्ट को आज अंतिम रूप दे दिया। 16 दिसंबर को अबुधाबी में दोपहर 2:30 बजे खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। इस बार कुल मिलाकर 1390 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी क्रिकेटर्स शामिल हैं। 350 खिलाड़ियों में 40 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ है, जिनमें वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई 2 भारतीय शामिल हैं। यूपी का तीसरा और वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। इस स्टेडियम का 75% काम पूरा हो चुका है। गंजारी में बन रहे इस स्टेडियम में बाबा भोलेनाथ और काशी की पूरी झलक देखने को मिल रही है। क्रिकेट स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार है, तो वहीं फ्लड लाइट त्रिशूल नुमा है। पवेलियन डमरू की आकृति में तैयार किया जा रहा है, तो आने का रास्ता बिल्व पत्र की आकृति में है। 30,000 लोगों की क्षमता वाले इस क्रिकेट स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था गंगा घाट की सीढ़ियों जैसी है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।